ये कर लिया। अपन को गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU इज, क्या अपन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है क्या? अपन कहेंगे यार हमें तो ये आता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये आता है अपन को। हाँ सर। ठीक है, अब अपन कहेंगे देखो मुझे एक बात पता है AMU के बारे में कि अगर हम कहेंगे कि 1 AMU कितना होता है, तो अपन कहते हैं 1 AMU होता है 1.66 to 10⁻⁻24 ग्राम। तो अपन कहेंगे देखो भाई ये तो मुझे पता है कि 1 AMU कितना होता है, वो तो मुझे पता है अच्छे से। अगर 1 AMU इतना ग्राम 1 AMU होता है, तो बताओ इतना ग्राम कितना AMU होगा, यही तो पूछा अपन से। तो अगर इतना ग्राम्स को अपन 1 AMU बोलते हैं, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम को कितना AMU बोलूंगा, तो अपन कहेंगे 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 और मल्टीप्लाई कर लूंगा 9.1 से इंटू 10⁻⁻28। लो भाई इतना AMU बोल दो आप, आंसर बोलो, किसी को डाउट है तो। यस एवरीबॉडी गॉट इट, ये तो अपन कैंसिल कर ही देंगे, तो बचेगा 10 की पावर माइनस, और ये 1.5 है और ये 9 है, ऑलमोस्ट 5 टाइम के आसपास जाएगा। तो अपन ऐसे देख लेते हैं 10 की पावर -4 में एक ही ऑप्शन गिवन है और ये नंबर बड़ा है इससे, इसलिए अपन को पता था ये 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो अपना आंसर है। सर आप ये वापस बता दोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं, मैंने तो ये बताया, अपन से पूछा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो AMU में, तो अपन कहेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता है, केजी में भी पता है, ग्राम में भी पता है, तो अपन कहेंगे भाई इतना ग्राम 1 AMU होता है, तो बताओ इतना ग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना AMU होगा, तो बता देंगे अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया कितना AMU होगा, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलो एक दोबारा देखते हैं। Which of the following does not contain total number of atoms is equal to this much? ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मुझे ये बताना है किसमें इतने एटम, नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना है, नंबर ऑफ एटम किसमें नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस, अब 1.8066 गिवन है इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24, बताओ किसमें इतने एटम्स नहीं है, तो अपन हर एक में एटम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.375 मोल्स ऑफ एसिड, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ऑफ एसिड इज इक्वल टू होता है 0.375, तो नंबर ऑफ that is we can write the number of acid atoms, acid molecule will be equal to 0.375 into Na, नंबर में कन्वर्ट हो गया मोल्स। अब नंबर ऑफ सल्फर एटम, अपन को एटम बताना है ना, सल्फर एटम, तो एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम है, तो अगर मेरे पास इतना मॉलिक्यूल है तो कितने सल्फर एटम होंगे बता देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई कर देता है 0.375 इंटू Na 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। लो भाई आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करूंगा अगर 8 से, तो इसका डबल होगा 0.75, और उसका 4 टाइम करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3 है, 3 6 जा 18, ये तो है इसमें प्रेजेंट है, सो दिस विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि अपन से पूछा किसमें नहीं है, इसमें तो आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 आ रहा था अपना, तो ये तो आ रहा है अपना आंसर। डी की बात कर लेते हैं भाई। अब नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना आपने सिखाया तो है, 45 ग्राम गिवन है ऑफ NO, तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO,
ऑफ NO कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे वेट इन ग्राम्स जो गिवन है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना गिवन है 45, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नाइट्रोजन 14 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है, तो अपने पास 30 आ गया। अब ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको अगर अपन कैंसिल करेंगे तो 1.5 टाइम्स आ रहा है, 1.5 मोल्स आ गए भाई अपने पास। ये लो भाई नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.5। अब अपन के पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो कैलकुलेट कर दो नंबर ऑफ एटम्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई सर बाय मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूल है तो into Na. लो भाई आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.5 इंटू Na और नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल टू, ये लो भाई ये भी आ रहा है, ये 3 हो जाएगा और इंटू 6 जो इसमें गिवन है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 3 आ रहा था और इंटू 6 आ रहा था, मतलब इसमें भी प्रेजेंट है। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, कैलकुलेट कर लो। बाकी दोनों अपने आप कैलकुलेट कर लो। तो अपन कहेंगे सी वाला पार्ट है तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 24 बाय ऑक्सीजन है तो 32, तो 24 बाय 32 हो गए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, तो अपन कहेंगे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा 24 बाय 32 इंटू Na और नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल का मतलब हो जाएगा O2, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, तो अपन कहेंगे ये 32 है। नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 24 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 2, ये लो भैया। तो अपन कहेंगे ये आंसर मेरे पास आया, ये 8 था, ये 6 था, ये 8 है तो ये 1 है, ये 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, 2/3 का मतलब 1.5 है, तो इसके नंबर ऑफ एटम आ रहा है 1.5 इंटू Na। लो भाई ये तो आंसर नहीं है क्योंकि मुझे 3 इंटू Na, जो 3 इंटू Na आ रहा है उससे आंसर आ रहा था, तो मुझे ये तो 1.5 इंटू Na आ रहा है। दिस इज द ऑप्शन। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए मैंने, वेट इन ग्राम गिवन था, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, वी गॉट द आंसर। तो सी वाला अपना आंसर, ये लो भाई आपका आंसर। अब मतलब ऐसे बार बार लिखने से अच्छा ना एक ही लाइन में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इतने बार बता चुका हूं ना कि आपको डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं। अब अपन को गिवन है टोटल नंबर ऑफ H2, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं। Total number of H2 molecule that can be obtained from all hydrogen atoms of 10 formula unit। देख भाई 1 formula unit is equal to है CH3COO NH4। तो 1 formula unit में कितने हाइड्रोजन हैं, 3 + 4 7, so 1 formula unit has 7 हाइड्रोजन एटम्स। तो 10 फॉर्मूला यूनिट में कितने होंगे, तो अपन कहेंगे 10 फॉर्मूला यूनिट में 70 हो गए हाइड्रोजन एटम। देयरफॉर H2 मॉलिक्यूल कितने होंगे, H2 मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल के लिए 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 2 दैट इज 32। लो भाई हाँ सर, ठीक है ना। अब अपन दूसरा हाँ सर। क्वेश्चन नंबर, अब आपने 11th पूछा है, अपन से किसी ने कहा क्वेश्चन नंबर 11th बताओ, तो चलो 11th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th वाले क्वेश्चन में गिवन है, अब इसमें मैं पहले इसको हटा लेते हैं फिर अपन इसको 11th वाले को डिस्कस करते हैं। अब 11th वाला भी मुझे लग रहा है 8th वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस एक ही ऑप्शन के लिए डिस्कस करना है अपन को, बाकी 8th वाले में 3 ऑप्शन थे, तो ये तो अपन बता सकते हैं। अब 11th वाले में अपने पास गिवन था टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 17.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अरे भाई टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या है, अपन को पता तो है भाई, अगर आप Al2SO4 होल थ्राइस दोगे तो आपने ये कैसे बनाया होगा, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे -2 होता है, ये आपने बता। तो इस पे जितना चार्ज होता है वो इसका नंबर होता है, इस पे जितना चार्ज होता है वो इसका नंबर होता है, तभी तो आपने इसको 2 और 3 लिखा। तो अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, तो अपन कहेंगे इसको डिसोसिएट करने से 2 एल्यूमिनियम आयन बनेंगे और 3 सल्फेट आयन बनेंगे। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 5 आयंस, एक मॉलिक्यूल में 5 आयंस है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लेते हैं।
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आइंस आ जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वेट तो गिवन है, अगर वेट गिवन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट कर ही लूंगा। तो चलो देखते हैं अपन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole thrice will be equal to मास अपन को गिवन है 117.1 ग्राम, है ना, और डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम सल्फेट, तो 2 एल्यूमिनियम हो गए 27 और 3 सल्फेट 96 96 96, तो 18 और प्लस 14, तो 18 और 14 32, मतलब 2 और 3 कैरी आते हैं, तो 9 3 जा 27 और 30 34, ये तो मेरे पास 342 आ गया। मुझे तो ये बड़ा अच्छा नंबर लग रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 171 डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 1/10 हो गया, तो ये 1/2 से कैंसिल हो रहा है, तो 1/20 मोल्स हो गए। ये लो भाई मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए अपने पास कितने, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते। तो नंबर ऑफ आइंस कितने आ गए, तो नंबर ऑफ आइंस हो जाएंगे जितने आपके पास मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में 5 आइंस होते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन कहेंगे 1/20 इंटू Na इंटू 5 कर देते हैं भाई। तो ये तो मॉलिक्यूल्स थे और एक मॉलिक्यूल में 5 आइंस, तो 5 टाइम उसका आइंस हो जाएगा। तो ये आइंस आ गया। और कितना है अपने पास Na/4, Na/4 मतलब 0.25 Na। सो Na/4 अपने पास आंसर आ रहा है Na/4। अब Na/4 को आप ऐसे लिख लो, Na is 6/4 into 10 to the power। अब इसको 022 भी है, इसको ज्यादा अपन इंपॉर्टेंस नहीं देते कैलकुलेशन में, 23 into 10 to the power of 23 हो गया, तो इसको आप इसको 3/2 मान लो। 3/2 मतलब 1.5 into 10 की पावर 1.5 ले भाई अपना आंसर। अब इसमें से ऐसा कुछ है तो है नहीं जो आपने नहीं बताया। कितने बार तो एक ही चीज को आप बार बार बता रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सॉल्व करना। अब 11th के बाद आपने 13 14 15 मतलब तीनों ही पूछे हैं, कोई बात नहीं। तो अपन पहले 13 की बात करते हैं। सिनेबार HGS, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या है सिनेबार, बस ये मतलब पता है मुझे कि भाई सिनेबार जो होता है वो मरकरी का अच्छा ओर होता है। How many grams of mercury is present in 464 ग्राम ऑफ HGS? ठीक है भाई, वो कह रहा है कि इसमें कितने ग्राम मरकरी प्रेजेंट, वेट ऑफ मरकरी बताओ कितना है। तो ठीक है ना, अपन कहेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं एक बार। तो ये मरकरी जो होता है वो 200 ही हो जाता है, और सल्फर 32 होता है, राइट ना, सल्फर 32 हो जाता है। अपन को मास गिवन है, हाँ सर। उसमें गिवन नहीं ना अपन को, चलेगा ना, हमें क्या फर्क। तो टोटल, तो अपन क्या करेंगे भाई, ये 200 ग्राम है, तो अपन को सीधा सीधा दिख तो रहा है कि भाई देखो ये टोटल मास इसका कितना हो गया, इतना ग्राम। तो अपन कहेंगे देखो भाई 232 ग्राम कंटेन 200 ग्राम मरकरी। तो बताओ जो क्वेश्चन में गिवन है कि 464 ग्राम में कितने ग्राम मरकरी होगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 232 मल्टीप्लाई बाय 464, इतना ग्राम्स होगा। ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स है, आंसर मेरा आ गया 400 ग्राम्स। लो भाई आंसर हो गया, था ही नहीं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए पर 200 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट था, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास ऐड करोगे तो मॉलिक्यूलर मास। तो जो टोटल मॉलिक्यूलर मास है उसमें 232 ग्राम में 200 ग्राम मरकरी होता है, तो 232 ग्राम में 200 ग्राम मरकरी है, तो 464 में कितना होगा। अब अपन 14 की बात। सर तो हम लोग को मर्क्यूरी तक के सारे एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे क्या? ये किसने कहा कि मरकरी के एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे, आप अभी तो देख सर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में इधर दिया नहीं था। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है, लेकिन वैसे उनको मतलब ऊपर कभी कभी दे देते हैं वो, तो वैसे क्वेश्चन पेपर में हमेशा गिवन होता है। जो भी क्वेश्चन पेपर होगा ना उसमें वो देते हैं क्वेश्चन पेपर में हमेशा एटॉमिक मासेस को, तो डोंट टेक टेंशन, मतलब अभी तो आपको देख लेना चाहिए था। अब अपन को गिवन है क्वेश्चन नंबर 14, तो मैं 14th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में अपन को गिवन है, 14th वाले में यू आर राइटिंग दैट, देख भाई सल्फर एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म
like S2, S6 and S8. If equal moles of these three forms are taken in separate container, ठीक है, तो अपन कहेंगे देख भाई, इधर जो है ना इसमें S2 है, इधर जो है इसमें S6 है, और इधर जो है उसमें S8 है, ये गिवन है। और नंबर ऑफ मोल्स इसके इक्वल है, तो अपन कहेंगे देख भाई, इसके नंबर ऑफ मोल्स की अगर अपन बात करें, अब इक्वल का मतलब है कि कोई भी ले लो आप, A B C D N कुछ भी आपकी मर्जी, या आप 1 मोल्स ले लो, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1। लो भाई, आपने कहा ना इक्वल ले लो, मैंने 1 ही ले लिए, सब ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल होने चाहिए बस। तो ये अपन से पूछ रहा है द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन देम रेस्पेक्टिवली, मतलब इनमें एटम का रेशियो बताओ, सिंपलेस्ट रेशियो बता देंगे। तो अगर ये मोल्स का रेशियो है तो ये मॉलिक्यूल्स का रेशियो, मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हो गए, 1/Na, इसमें भी 1/Na, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करो Na से तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है, इसमें भी 1/Na, ये मॉलिक्यूल्स हो। अब अपन को एटम का रेशियो बताना है, तो ठीक है, एटम्स की बात कर लेता हूं। जितने मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसका 2 टाइम्स एटम्स होगा, तो एटम हो जाएगा 2 into Na। अब 1 into Na नहीं होगा, तो 2 into Na कर देता हूं, इधर 6 into Na कर दूंगा भाई, और इधर अपन कहेंगे 8 into Na कर लेते हैं, तो ये 8 into Na हो जाएगा। अब उसने अपन से सिंपलेस्ट रेशियो पूछा है, तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा ना, उससे सबको डिवाइड कर, दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट रेशियो। इसको अगर डिवाइड करूंगा 2/Na से तो 1 आ जाएगा, इसको 2Na से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, इसको 2Na से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा, दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कब बनाते हैं अपन, जब इसको जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे सभी को डिवाइड कर दो, तो वी गेट सिंपलेस्ट रेशियो। वी गॉट दैट कि भाई 1:3:4 हो जाएगा। अब अपन को क्वेश्चन में बताना था, ये अपना x है, ये y है और ये z है, इन सब का सम पूछा था उसने, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, दैट इज द। अब क्वेश्चन नंबर 15 पूछा था अपन से, तो ठीक है भाई 15 देख लेते हैं, तो इसको हटाते हैं, फिर अपन 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है दैट इज a gaseous mixture contain SO3 and CH4 in 25:1 रेशियो बाय मास, ठीक है। तो रेशियो बाय मास का मतलब है वेट ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ CH4, ये अपन को गिवन है 25 डिवाइडेड बाय 1, ये दे रखा है अपन को क्वेश्चन। तो अपन लिखेंगे भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो इनको ना मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको भी इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे और इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो मोलर रेशियो बन जाएगा, क्योंकि मोलर रेशियो होता है, इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वेट ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3, इसका मोलर रेशियो होगा वेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4। तो अपन क्या करेंगे, अपन को वेट तो गिवन है, वेट गिवन है इसका कितना 25, और मॉलिक्यूलर मास कितना है SO3 का 80, और इसका कितना है 16 1 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 16। लो भाई, तो अपने पास मोलर रेशियो आ गया, सो 25 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 1, ये तो कैंसिल हो रहा है 5 से, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास मोलर रेशियो 5/1 आ गया। अब क्या पूछ रहा है ये, टोटल नंबर ऑफ, what is the ratio of total number of atoms present in this to the total number of atoms। ठीक है, तो अपन को एटम्स पूछे हैं कि बताओ नंबर ऑफ एटम्स। तो एक बात देखो, अपने पास गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू कितना 5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO3 कितना हो जाएगा 5Na, और नंबर ऑफ एटम ऑफ कितने आ जाएंगे अपने पास 5Na, तो मॉलिक्यूल्स थे और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है, ये आ गया। हाँ तो सर हाँ, अब इसके भी कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4,
इज इक्वल टू 1, वो 5/1 था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आ गया CH4 का 1/Na, और नंबर ऑफ एटम्स, तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1/Na इंटू एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, वो रेशियो पूछा है अपन से, बता दो। ये लो SO3 का कितना एटम्स है, तो अपन लिखेंगे, अपन से क्वेश्चन में पूछा है एटम ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय एटम ऑफ CH4, इनका रेशियो पूछा था, ये अपने पास 5 इंटू Na इंटू 4, और ये अपने पास है 1 इंटू Na इंटू 4 इंटू 5। लो भाई सर तो Na भी 4:1 का रेशियो। लो भाई आ गया अपने पास 4:1 का रेशियो। अब बताओ, ये आपका DPP नंबर 3 था, अब आप DPP नंबर 4 बता दो, व्हाट विल बी DPP नंबर 4? सर DPP4 का 5th और 6th वाला। DPP4 का 5 और 6 पूछ रहा है ये, और बताओ भाई। सर 7th। 7th वाला भी ले लिया मैंने। DPP4 में और कोई डाउट है तो बोलो। 5, 6 और 7 ले लिया मैंने, किसी को अगर डाउट है तो, और कोई डाउट? और 10th। 10th वाला भी ले लिया, ये लो भाई, सबके डाउट्स हो गए, तो फिर कैलकुलेट करते हैं, चलो। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, फिर चेक कर लेते हैं, देखते हैं, है ना। DPP नंबर 4 में क्या क्या डाउट्स हैं वो देखें। DPP नंबर में पहले मैं डिस्कस करता हूँ 5, 6, अच्छा 5, 6, 7 सीक्वेंस ही है ये तो। चलो भाई, इतना ज्यादा से बिल्कुल एकदम सीक्वेंस है क्या उसमें, चलो देख लेते हैं 5, 6, 7 में क्या प्रॉब्लम आया अपन को। 5 इज अच्छा एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करेंगे ना, एप्लीकेशन में अपन को दे रखा है an alpha particle with the speed of v0 velocity is projected from the infinity to its and it approaches to the distance of r0 from the nucleus, ठीक है। वो कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल को इन्फिनिटी से अप्रोच करवाया टू वन ऑफ द न्यूक्लियाई, यहाँ पर एक न्यूक्लियस था और वो अल्फा पार्टिकल यहाँ आके रुक जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ r0, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है r0 वहां आके रुक जाता है, ठीक है। और इसका वेलोसिटी मुझे गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 मुझे गिवन है, ठीक है। The initial speed of alpha particle which approaches to the distance of 2r0, वो कह रहा है कि अच्छा बताओ, अगर v1 का वैल्यू ये है, तो अगर मैं दूसरा अल्फा पार्टिकल ले लूं, ये अल्फा 1 था, ये अल्फा पार्टिकल, और मैं चाहता हूं कि वो ना यहां तक ही आए बस, क्योंकि वो चाहता कि ये जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक का, ये 2r0 डिस्टेंस तक जाए बस, इतना चाहता है वो। तो बताओ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो पूछ रहा है। तो अपन कहेंगे आपने तो पहले ही बता रखा था, इक्वेशन आपने बता ही रखा था कि देख भाई, इक्वेशन जो होता है उसमें आपने कहा था कि हाफ mv² इज इक्वल टू दैट इज के z1e इंटू z2e डिवाइडेड बाय r0, ऐसे आपने इक्वेशन बताया था। अब ये अपन को रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो कैलकुलेट करने की बात कर रहा है कि वेलोसिटी रेशियो बताओ। तो अपन को पता, देखो सर इसमें ना बाकी सारा पार्ट तो कांस्टेंट है इन दोनों के अलावा, तो मैं एक इक्वेशन आपने बना के दिखाया था कि v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r0, ये आपने कहा था कि v विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r0, ये आपने बताया, ठीक है। तो अपन को पता है बाकी सब तो कांस्टेंट है, और रेशियो पूछ रहे हैं तो सब कैंसिल होने वाला रेशियो। अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, क्योंकि ये बाकी सारा पार्ट ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आ जाए, मतलब बाकी सारा पार्ट मतलब ये सब। हाँ सर, बाकी सब तो कांस्टेंट है। हो गया, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो r2 अपॉन r1 कर लेते हैं, रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कर लिया अपन।
इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है अपन को, तो अपन बोल देते हैं भाई इनिशियल वेलोसिटी v1 मुझे v0 गिवन था, v2 मुझे कैलकुलेट करके बताना है, और आप चाहते हो कि r1 आपका r0 था और आप चाहते हो 2r0 तक पहुंच जाए वो, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ये तो कैंसिल हो गया r0, तो अपने पास v2 का वैल्यू चाहिए मुझे, तो मेरे पास आ गया v0 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू √2 आ गया, देयरफॉर v2 विल बी इक्वल टू v0 बाय √2 हो जाएगा भाई। ये लो भाई, ये मेरा आंसर आ गया। तो v0 बाय v2, ये v2 का जो वैल्यू है वो v0 बाय √2 ले लो तो 2r0 के बराबर आ जाएगा डिस्टेंस। तो अपने पास ऑप्शन में गिवन होना चाहिए वो, तो v0 बाय √2 आपको आंसर गिवन है एंड द बी इज द आंसर फॉर दैट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने कहा रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी एट अ पर्टिकुलर स्पीड। हाँ ठीक है, अपन को पता है कि अगर किसी का रेडियस कैलकुलेट करना है तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपन, अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, इससे कैलकुलेट करते हैं, ये मुझे पता है। तो अब अपन कहेंगे लेट द रेडियस बी ट्रू रेडियस। अच्छा, मतलब जो इसका रेडियस है वो ट्रू रेडियस है जो गिवन है अपन को, ठीक है चलेगा। मतलब r ले लेता हूं द ट्रू रेडियस, ये r0 भी लिखेंगे अपन तो भी चलेगा, r0 इज द ट्रू रेडियस, इसको हटा लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर रहे हैं अपन, क्योंकि अब सेकंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने की बात करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे भाई, देख लेते हैं अगर प्रोजेक्ट कर रहा है तो। अब वो कह रहे हैं if the radius calculation for the same nucleus is made by another alpha particle, फिर वही बात कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि देखो भाई, यहां से जो v1 वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था, तो जो रेडियस आता है दैट इज अ ट्रू रेडियस, वही रेडियस होना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि इफ द रेडियस कैलकुलेशन फॉर द सेम न्यूक्लियस इज मेड बाय अनदर अल्फा पार्टिकल, वो कह रहा है कि मैं किसी और अल्फा पार्टिकल से इससे कैलकुलेशन करता हूं, another alpha particle with a half of the earlier speed। अच्छा, वो कह रहा है कि मतलब यहां से मैं अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हाफ ऑफ द अर्लियर स्पीड होगी, मतलब जो v1 का आधे स्पीड से करूंगा मैं वेलोसिटी यूज। तो तुम कहेंगे ठीक है करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अल्फा पार्टिकल विथ हाफ ऑफ द अर्लियर स्पीड देन द परसेंटेज ऑफ एरर इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेशन। ठीक है, हमें क्या फर्क, हमें तो ये पता है कि आप रेडियस कैलकुलेशन करते हो, तो चलो देख लेते हैं। पर ये ट्रू रेडियस है, मतलब ये आना चाहिए। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें ये देख लेते हैं भाई कि भाई ये तो काफी दूर तक आएगा, अब देखते हैं कितना आया, ये r2 कितना है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास ये तो है ही, अभी लिखा आपने, तो आप लिखोगे v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r2 अपॉन r1। तो मैं कहूंगा v1 कितना था उतना ही ले लो आप v1, और v2 कितना है v1/2, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, आर कितना था r2 कितना, वही तो कैलकुलेट करना है r2, और डिवाइडेड बाय r कितना था r0। इसको अपन कैंसिल करके 2 को पहले ऊपर ले जाते हैं और कैंसिल हो जाएगा। सो वी गॉट दैट 2 विल बी इक्वल टू r2 अपॉन r0। तो अब रूट हटाते हैं तो विल गेट r विल बी इक्वल टू, सो r2 विल बी इक्वल टू r2 अपॉन r0 विल बी इक्वल टू 4। सो r2 जो आएगा अपने पास वो 4r0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, मतलब जो ये वैल्यू आया अपने पास वो इसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स आया। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एरर बता देते हैं। परसेंटेज ऑफ एरर कितना आया अपने पास, तो अपन कहेंगे आया कितना 4r। तो ये अपना परसेंटेज ऑफ डिफरेंस आ गया, मतलब कितना परसेंट आया एरर उसने ये पूछा है। तो कितना परसेंट एरर आया डिफरेंस, भाई होना चाहिए था ये, आया इसके 4 टाइम्स, मतलब 3r0 जो है वो डिफरेंस आ रहा है, वही एरर आ रहा है मेरा। तो अपन ने लिखा इसको और इसको r0 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं भाई, तो अपने पास 300 आंसर आ गया। ये लो भाई 300% एरर आया, आना चाहिए था r0, लेकिन इस वेलोसिटी से वो आ रहा है 4r0। तो अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो आपका एरर है, तो 4r0 माइनस r0 इज द डिफरेंस जो एरर आ रहा है। तो मैंने डिफरेंस ले लिया डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 100%। तो एरर आ गया अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को गिवन है 8 नहीं सर 7। 7, तो ये 7 ही चल रहा है, ये कौन सा 6 है 7 है 7। अच्छा 7 वाला तो करना है अभी, 8 नहीं पूछा था। अच्छा 7 सर नहीं 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 7 पूछा था। If the diameter of the two different nuclei are in the ratio of 2:1, ठीक है चलेगा। Then calculate the ratio of their mass numbers, तो ठीक है ना। अपन को गिवन है diameter d2/d1, so अपने पास गिवन था the diameter of the two different nuclei, अपन d2/d1 अपनी तरफ से क्यों करें, d1/d2 करो ना, क्या पड़ता कोई भी। तो इनका डायमीटर का रेशियो कितना 2:1 है। लो लिख चाहते क्या हो, देन कैलकुलेट देयर मास नंबर। डायमीटर से मास नंबर कब कैलकुलेशन बताया, मैंने कुछ बताया कभी डायमीटर का कैलकुलेशन बताया मैंने कभी मास नंबर से कोरिलेटेड नहीं नहीं है ना, कभी नहीं बताया ना, नहीं है ना। नहीं सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रेडियस r1/r2 इज इक्वल टू 2/1। हाँ सर रेडियस का भी वही होगा जो डायमीटर का। रेडियस लिख सकते हैं, तो रेडियस का मास नंबर के साथ कभी कोई रिलेशन बताया। हाँ सर रेडियस का तो बताया, वो फॉर्मूला में जो आपने बताया था रदरफोर्ड मॉडल का। तो आप कह रहे हो कि मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू आपने बता रखा है 1.33 इंटू 10⁻³ इंटू 8⁻⁴ सेंटीमीटर की 1/3 सेंटीमीटर। हाँ सर ये बताया था। बताया, हो गया अपना काम, रेडियस गिवन है, अपना काम करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर मास नंबर्स, ठीक है भाई, तो रेडियस अपन को गिवन है और मास नंबर आपको बताना है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो r1/r2 is equal to a1/a2 to the power of 1/3। r1/r2 आपको गिवन है 2/1 will be equal to a1/a2 to the power of 1/3। 1/3 को हटाओ, you got the answer is 8/1। लो भाई आपका आंसर आ गया 8/1। तो a1/a2 will be equal to 8/1 आया, तो रेशियो a1/a2 is equal to 8 बता दो, ये आंसर आ गया। अब भाई अगर रेडियस बता रखा है तो अपन ने लिए रेडियस और डायमीटर में कोई डिफरेंस नहीं। अगर हमें कोई कंसेप्ट आपने डायमीटर से बताया तो मुझे रेडियस से मैं अपने आप कर लूंगा, अगर आपने रेडियस से बताया तो डायमीटर से मैं अपने आप कर लूंगा, ये तो हमें पता है क्या करना होता है। तो फिर अगर मैं डायमीटर बोलता तब भी आपको तुरंत समझ जाना चाहिए था, अच्छा डायमीटर मतलब रेडियस। अब अगर रेडियस और डायमीटर कुछ अगर अपन को गिवन है तो अपन बता सकते है ना, अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ हाँ आपने रेडियस तो बताया लेकिन डायमीटर नहीं बताया, वो एक ही बात है ना, अपने लिए चाहे डायमीटर लिखो या रेडियस लिखो। हाँ सर तो हो गया अपना। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया क्या करना होता है। तो कुछ तो इफ और बट मतलब आप थोड़ा सा सोचोगे भाई, है ना, आप डिस्कस भी करोगे और थोड़ा सा सोचोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात भी कर लेते हैं अपन। 10th वाले में गिवन है अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट रेडिएशन इज 7.5 into 10⁻14 हर्ट्ज। लो भाई 10th वाले में तो अपन को गिवन है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.5 into 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, क्या करना है इसका, देन द वैल्यू ऑफ वेव नंबर फॉर इट इज दस मच। हाँ तो ठीक है, वेव नंबर अपन को गिवन है, द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इज इक्वल टू p into 10⁵ गिवन है, तो बताओ p क्या होगा। हाँ तो ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, अपन सबको पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है
दैट इज सी बाय फ्रीक्वेंसी। सी अपन को पता है, तो लैम्डा ये अपन ऐसे कर लेते हैं ना, अपन ऐसे लिख ली, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एवरीबॉडी नोस, एंड वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1 बाय लैम्डा। तो ठीक है 1 ना, by lambda, सी yes, इनटू वेव नंबर लिख देते हैं, है ना। अपन से वेव नंबर पूछा है तो सीधा लिख देंगे भाई, वेव नंबर विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय सी। लो हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है अपन को, तो अपन कहेंगे फ्रीक्वेंसी गिवन है 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 और डिवाइड बाय कर लेता हूँ सी, अपन को पता है मीटर पर सेकंड, ये तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, और इसको अपन कैंसिल करेंगे तो 1.5 से कैंसिल करते हैं, तो 1.5 इंटू 2 और 1.5 इंटू 5, 5/2 आएगा, तो 20 तो 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 ले लेते हैं, पी का वैल्यू 25 आ गया, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 25। इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना, तो p इंटू 20 p इंटू 5 में अपन से ये पूछा था, ये 5/2 मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है। पक्का ना, मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं ये सर, नहीं सर वो समझा। है। ठीक है, लो भाई हो गया, ठीक है ना, ये 10th क्वेश्चन था। अब कोई और क्वेश्चन है तो बताओ। सर एट वाला। कौन सा वाला है, देख भाई किसी ने अपन से 8th वाला भी पूछा है। 8 वाला। हाँ हाँ हाँ, 8th वाला भी पूछा है, चलो अपन चैट तो देखेंगे इसी। For a broadband electromagnetic waves having a frequency of 1200 kilohertz, ठीक है, हमें क्या बोलना, आपने तो मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखा 1200 किलोहर्ट्ज, मतलब 1200 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव दैट विल प्रोड्यूस, दैट विल बी फॉर्म्ड इन 2 किलोमीटर डिस्टेंस। हाँ जी भाई, ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन द 2 किलोमीटर डिस्टेंस, क्लास में किया हुआ है अपन ने ऐसा क्वेश्चन। हाँ सर, ये ऐसा लाइक सेम टू सेम ही क्वेश्चन किया था, वो 2 किलोमीटर पे कराया था आपने। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली अपन है ना, तो अपन ने क्या किया था, नंबर ऑफ वेव्स इन द 2 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, वेव नंबर होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने वेवलेंथ होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में ये है, तो 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये तो मीटर्स हो गए और ये सेंटीमीटर हो गए, तो वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लो, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो ये तो टोटल डिस्टेंस आ गया, और ये एक वेवलेंथ आ गया, तो अगर टोटल डिस्टेंस को एक वेवलेंथ से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ वेवलेंथ। हो गया क्वेश्चन। तो ये लैम्डा कहां से लाऊं, गिवन तो फ्रीक्वेंसी पता है अपन को, फ्रीक्वेंसी से कैसे कैलकुलेट करते हैं लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी, सी हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 और फ्रीक्वेंसी आपने दे रखा है, दैट इज कितना 1.2 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 को कैंसिल करके 10 की पावर 2 कर लेते हैं, और ये आ जाएगा अपने पास 300 डिवाइडेड बाय 1.2, तो मैं 12 कर लेता हूं, इसको 3000 कर दूंगा, तो 31 और 34 मतलब 250 आ रहा मेरे पास मीटर्स, राइट ना, क्योंकि अपन ने ये एमकेएस यूनिट लिया ना, मीटर पर सेकंड, तो अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, या इसको ही मीटर में रहने देते हैं, दोनों को मीटर में लिख लेते हैं, हमें क्या पता, ये लो इसको ही मीटर में रहने देते हैं, तो इसको मीटर में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 2000 डिवाइडेड बाय 250 आ रहा है भाई, दोनों मीटर में है, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो कैंसिल हो जाना है, नंबर बताना है बिल्कुल, हो गया नंबर, लो भाई आंसर आ गया अपना। अब कोई डाउट है तो बताओ। अब नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क होगा डीपीपी नंबर 5, डीपीपी नंबर 5, ठीक है, और डीपीपी नंबर 6, अपन 5 भी कर सकते हैं 6 भी कर सकते हैं, नहीं 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 नहीं, ओनली डीपीपी नंबर 5, 6 नहीं, 6 तो आज अपन पढ़ेंगे।
डीपीपी नंबर 5 नेक्स्ट क्लास के लिए अपना होमवर्क होगा, ठीक है? ओके सर। राइट, डीपीपी नंबर 5 आप करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए होमवर्क। अभी अपन अब तो अपने पास टाइम भी नहीं है, तो अब अपन क्या करें बताओ? शीट से कोई डाउट था? होमवर्क था क्या तुम्हारा? नहीं सर, शीट तो अपने साथ खाली इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री बोला था ना। अच्छा, तो अब शीट को लिए भी लिखो। शीट से होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1। पता सर है ये आपको जो शीट क्या है? सर कौन सा सीट? सीट हाँ नहीं सर, पता। कौन सा एटॉमिक शीट? स्ट्रक्चर का एक बुकलेट मिला होगा, छोटा पतला सा। हाँ सर, बुकलेट Yes, मिला sir. है। हाँ हाँ, बुकलेट है। उसी को शीट बोलते हैं, ठीक है? चलेगा ना? मुझे भी, जब मुझे भी पहली बार किसी ने शीट बोला होगा तो मुझे भी समझ में नहीं आया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट ना? वो डीपीपी हमें भी पहली बार समझ में नहीं आएगा कि भाई अच्छा डीपीपी में क्या करूं उसका, ठीक है? तो शीट ना, जो बुकलेट मिलते हैं ना पतले पतले ग्रीन कलर के होंगे केमिस्ट्री के, तो वो बुकलेट है। तो उस बुकलेट में लास्ट में चैप्टर के बाद थ्योरी गिवन है, आप थ्योरी भी पढ़ो उससे। मैंने आपको कोई बुक नहीं बताया फिजिकल में, है ठीक है? तो आप उससे पढ़ो, तो उसमें ना सेक्शन ना, ये एक्सरसाइज, उसमें ना एक्सरसाइज गिवन है 1, और एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 है जो कि सब्जेक्टिव है, उसमें पार्ट 2 है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ना डिवाइडेड होते हैं पर्टिकुलर सेक्शंस में। मतलब एक सेक्शन में आपसे कहेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सप्लेन्ड है, एक सेक्शन में क्वेश्चंस मिलेंगे अपन को किसके, दैट इज ब्लैक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम थ्योरी के। तो उस टाइप के एक्सरसाइज 1 में होते हैं। एक्सरसाइज 2 में काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। एक्सरसाइज 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, अपन को सारे सॉल्व करने हैं। तो इस ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए में रदरफोर्ड मॉडल से गिवन, सेक्शन बी में उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम नंबर क्वांटम मॉडल ना, जो अपन ने पढ़ा ना क्वांटम मैकेनिक्स, वो वाला पार्ट गिवन है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये दोनों ही सेक्शन आपको करने हैं, इसका भी और इसका भी सेक्शन ए। सर और डीपीपी 5 आप भेज देना ना ग्रुप पे। डीपीपी 5 का, डीपीपी 5 क्या मुझे ग्रुप पे भेजना है? हाँ सर। डन, यस सर। भेज दूंगा। नहीं तो एक काम करेंगे ना, किसी मतलब अपन में से कोई भी बच्चा जो होगा ना, कोई भी एक बच्चा मतलब ग्रुप में डाल दिया करेगा डीपीपी 5, ठीक है ना? तो कोई भी एक स्टूडेंट अपन ना वो ग्रुप पे डाल देगा। एडमिन्स भेज सकते हैं। तो कौन डालेगा अभी ग्रुप में? सर सिर्फ एडमिन्स डाल सकते हैं।